मशीन डिजाइन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्टों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि थोड़ा जटिल है, थोड़े से इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और बहुत सारे इसमें डिजाइनिंग स्टेप्स हैं। शायद इसलिए बच्चे थोड़ा इसे पढ़ने से डरते हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा डेवलप होंगे और ये कहीं ना कहीं कई सब्जेक्टों से मिलके ये सब्जेक्ट बना है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि आप इसे समझें, इसे जानें। मशीन डिजाइन अगर आपका अच्छा है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन होने की पूरी गारंटी है ना। तो जानते हैं मशीन डिजाइन है क्या। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, मशीन डिजाइन। सबसे पहले मशीन डिजाइन को समझना होगा, फिर उसके इंपॉर्टेंस को समझना होगा, और खास करके जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस सब्जेक्ट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा। ठीक है, तो इसकी अहमियत को समझने के लिए सबसे पहले थोड़े इस सब्जेक्ट का वेटेज को समझते हैं कि इस सब्जेक्ट का वेटेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन एग्जाम जो आप लोग फेस करते हैं, मैं आज के दौर में देखता हूं, वो है एसएससी जेई का एग्जाम। तो अगर आप एसएससी जेई का एग्जाम देखेंगे तो एसएससी जेई के एग्जाम में 10 से 15% क्वेश्चन जो है वो मशीन डिजाइन से रहता है, 10 to 15%। ठीक है, जनरली, बट इन सम सेशन ये 25% तक भी जाता है। ठीक है, तो जनरली 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस टोटल रहते हैं, जिसमें कि इससे 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं, कभी 5, कभी 7, कभी 12। तो ऑन एन एवरेज मैंने 10 से 15% बता दिया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ट्रिकी होता है। अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो कहीं ना कहीं ये एज प्रोवाइड करेगा। दूसरा, मैं आपके सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो बच्चे हमारे देना पसंद करते हैं वो है इसरो। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और अभी तक में सबसे सिलेक्शन प्रोसेस इस एग्जाम में काफी डिफिकल्ट है ना। तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे कि 5 से 15% ना ये जो है इस सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन रहता है ना, और कभी कभी 20 से 25% भी रहता है। ऑन एन एवरेज क्वेश्चन की बात करें तो इसरो में 70, 75, 80 इसी अराउंड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 5 से 10 क्वेश्चंस आपको मशीन डिजाइन से मिलेंगे ना। तो मैं आपको बता दूं 5 to 10 क्वेश्चंस। उसके बाद हमारा एक एग्जाम है डीआरडीओ, जो कि अक्सर हाँ बच्चे देते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो गेट के थ्रू आप देते हैं, तो गेट में भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आप डिप्लोमा स्तर के स्टूडेंट हैं तो इसका स्पेशल एग्जाम होता है, जो हर एक 2 साल के अल्टरनेट ईयर के गैप में ये आता है ना। तो वहां भी देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आप देखेंगे 6 से 8 क्वेश्चन जो है, ठीक है, 100 में, दैट इज 6 to 8% क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और चौथा हमारे पास है पीएसयूज। बहुत सारे हमारे पीएसयू के एग्जाम होते हैं, तो उस एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो वहां भी इसका जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा नहीं है ना, लेकिन 8 to 12 क्वेश्चंस मैं इसे आपको दे रहा हूं। तो ये एक मेरा अपना एनालिसिस है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं, खास करके जब आप पीएसयू एग्जाम देंगे तो साफ, बियरिंग्स, कपलिंग, डायनामिक लोडिंग, फैटिग, ग्रीफ फेलियर ना, तो ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें कवर हो जाते हैं। ये मैंने आपको एक बेसिक वेटेज बताया मशीन डिजाइन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको अगर आप देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन डेफिनेटली कंफर्म हो जाता है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे कैसे, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको किन और सब्जेक्टों पे कमांड होना जरूरी है। तो लेट्स सी द किलर टिप्स फॉर माय स्टूडेंट। मशीन डिजाइन सब्जेक्ट पे अगर आप ग्रिप बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक्स का ध्यान रखना होगा। क्या बेसिक्स का ध्यान रखना होगा? कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग मशीन डिजाइन में करते हैं। अक्सर हाँ मशीन डिजाइन आपके डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री के लास्ट में होगा
ना लास्ट सेमेस्टर्स में पूछे जाता है। जनरली 6th और 7th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट कॉमनली रहता है, क्योंकि उससे पहले आपको बहुत सारे बेसिक सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं। तो मैं आपको 3 ऐसे सब्जेक्ट के नाम बताने वाला हूं जो कहीं ना कहीं मशीन डिजाइन को सपोर्ट करते हैं, जिसमें 2 सब्जेक्ट का बहुत ही अहम रोल है। तो चलिए हम लोग आज किलर स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं मशीन डिजाइन के लिए। तो मशीन डिजाइन में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अच्छे से समझना होगा ना। जब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं खास करके ना, उसमें आप देखोगे इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग रिएक्शंस के बारे में जानते हैं, उसका एसएफडी कैलकुलेट करते हैं, बीएमडी कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मोमेंट के बारे में आप पढ़ते हो ना, क्योंकि ये आपको फंडामेंटल चीज जो है वो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मिलता है। तो ये अगर आपका अच्छा सब्जेक्ट है, अगर इसमें आप बेसिक्स आपके क्लियर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये मदद करेगा दूसरे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने में। वो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या जिसे हम लोग मॉस भी बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ये नाम अलग अलग है, किसी यूनिवर्सिटी में मॉस बोलते हैं, ऐसे अक्सर हाँ इसे सोम कहा जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ओके, तो अगर ये आपका बेसिक्स क्लियर है, अगर आप इस बेसिक्स पे ध्यान देंगे, खास करके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे ना, तो इसका अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे कि आपका मान लेते हैं एसएफडी हो गया, बीएमडी हो गया, ठीक है। अगर आप इक्विलिब्रियम के बारे में खास करके पढ़ते हैं ना, तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ये जैसे ही आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आप सोम या मॉस में काफी अच्छा पकड़ बना लेंगे। अगर आप जाने कि मॉस क्या है ना, या सोम क्या है, तो आप देखिए इसके नाम में ही आ चुका है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड ना। अब सॉलिड की बात करते हैं, बहुत तरह के सॉलिड होते हैं, रिजिड सॉलिड भी, डिफॉर्मेबल सॉलिड भी। तो ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो है कहीं ना कहीं डिफॉर्मेबल सॉलिड की बात करता है। आप डिफॉर्मेबल सॉलिड में भी जाएंगे तो कुछ इलास्टिक सॉलिड्स होते हैं, कुछ प्लास्टिक सॉलिड्स होते हैं ना। तो जनरली हम लोग मॉस में इलास्टिक सॉलिड्स की बात करते हैं। तो समझ लेते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना एक तरह से आपका क्या है, मैकेनिक्स ऑफ ना डिफॉर्मेबल सॉलिड, ठीक है। जहां पे समझना है कि डिफॉर्मेबल का मतलब है ये इलास्टिक, ठीक है। इसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, ये प्लास्टिक सॉलिड्स नहीं होता, क्योंकि मॉस जो है वो प्लास्टिसिटी के लिए डिफाइन नहीं है, उससे पहले ही हम उसे फेल मान लेते हैं। तो वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर आप देखेंगे इस सब्जेक्ट का, अगर लक्ष्य जानेंगे, एम जानेंगे क्या है, तो आप क्या पढ़ते हो इस सब्जेक्ट में। इस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ते हैं, अगर आप चीज को समझेंगे तो कोई भी एक स्ट्रक्चर मेंबर है, उस पर अलग अलग अगर लोड लग रहा है ना, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में देखते हैं कि उस मेंबर में क्या स्ट्रेस इंड्यूस हुआ, क्या उसमें डिफॉर्मेशन कितना हुआ ना, उसमें स्ट्रेन क्या डेवलप हुआ, किस तरह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके डायग्राम में शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट के वेरिएशंस को समझते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन, ये सब के बारे में आप मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं किस सब्जेक्ट में, मॉस में या सोम में। लेकिन ये एनालिसिस करेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिक्स। अब ये 2 सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा है तो डेफिनेटली जो आपका 3rd सब्जेक्ट है वो आपका होगा मशीन डिजाइन। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए इस चीज को, ये सारे सब्जेक्ट्स इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर आप डिजाइन को अच्छा करना चाहते हैं तो आपका जो मॉस या सोम का कॉन्सेप्ट है क्लियर होना चाहिए, मैकेनिक्स तो क्लियर होना ही चाहिए, तब आप जाके डिजाइन में कहीं ना कहीं समझ पाएंगे कि मशीन डिजाइन है क्या ना। और एक तरह से समझें तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही एप्लीकेशन पार्ट है। ध्यान से समझें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही ये एप्लीकेशन पार्ट है मशीन डिजाइन। इसमें जो मैथमेटिक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ, लेकिन जब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड कर देते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स को हम लोग इन्वॉल्व कर देते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सर्विस फैक्टर, मटेरियल कंस्ट्रेंट, डिजाइन पैरामीटर्स, ये सब को इंक्लूड कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारा मशीन डिजाइन हो जाएगा। अब दिक्कत क्या होती है, हमारे स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट या ये सब्जेक्ट झोलझाल रहता है, तो कहां से डिजाइन समझ में आएगा, डिजाइन का डर सताने लगता है, रात को गंदे गंदे सपने आते हैं कि डिजाइन मेरा नहीं कंप्लीट हुआ, मेरे से डिजाइन नहीं होगा, मेरे से कभी हो नहीं पाएगा।
ठीक है, इस डर को दूर भगाइए ना। इस टॉपिक को थोड़ा सा बेसिक्स रिवाइज अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको इस सब्जेक्ट में बहुत ही मजा आने वाला है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। हाँ, तो इसमें ऐसे सिलेबस तो डिजाइन का काफी वास्ट है, लेकिन जब खास करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत ही प्रिसाइजली आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना होगा कि ये क्या है। इसके अलावे भी कहीं ना कहीं डिजाइन में हमारा मटेरियल साइंस का भी रोल होता है, क्योंकि जब आप डिजाइन प्रोसेस में जाएंगे तो वहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीड्योर भी होता है ना। कौन से मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को एनहांस करेंगे, तो हीट ट्रीटमेंट वगैरह भी करते हैं हम लोग, या सिलेक्शन ऑफ मटेरियल को अगर आप समझेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा मटेरियल साइंस की भी हेल्प लेनी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक डिजाइन इंजीनियर हैं तो आपको मटेरियल साइंस का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और आपको डेफिनेटली बेसिक जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो भी आना चाहिए। ये सारी चीजें मिलके कहीं ना कहीं मशीन डिजाइन सब्जेक्ट बनता है, या एक डिजाइन इंजीनियर इसको कंप्लीट करता है। इन सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके वो एक रिजल्ट बनाता है ना, जो कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस में काफी अच्छे होते हैं। तो मशीन डिजाइन जो भी पढ़ते हैं, बाद में अगर आप अपना फ्यूचर देखें तो आप एज ए डिजाइन इंजीनियर बन सकते हो, जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए ये सब्जेक्ट अगर आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जाएंगे, चाहे वो एनपीसीआई हो, बार्क हो, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो, आप वहां पे जाओगे तो वो लोग कहीं ना कहीं डिजाइन को जरूर क्लब करेंगे, और डिजाइन नहीं भी करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट पूछेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो इंटरलिंक कर देंगे। तो इस सारे सब्जेक्ट को आपको हमेशा एक फ्रेम में समझना होगा, इंटरलिंक करके समझना होगा। तो ये था मेरा क्लियर स्ट्रेटजी फॉर मशीन डिजाइन।